हेलो दोस्तों, हम सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिगमंड फ्राइड जो वियना या ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक साइकोलॉजी में एक सिद्धांत दिया जिसको हम जानते हैं मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस मेथड। व्यक्तित्व का सबसे पहला व्यवस्थित सिद्धांत अगर किसी ने दिया वो सिगमंड फ्राइड ने दिया। हमने जाना कि सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना आइसबर्ग से की और उसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इड, ईगो, सुपर ईगो, इनके बारे में बताया। तो इन्होंने इनकी सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी को डेप्थ साइकोलॉजी कहा जाता है। डेप्थ साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने सबसे अधिक बल अपने सिद्धांत में अचेतन पर दिया। किस पर सबसे अधिक बल दिया? इन्होंने अचेतन पर सबसे अधिक बल दिया। इसलिए सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को डेप्थ साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि अचेतन बहुत गहराई में होता है। मन के अंदर एक काल कोठरी होती है, एक तहखाना होता है जिसमें हमारी दमित, नैसर्गिक और पार्श्विक प्रवृत्तियां या इच्छाएं संग्रहित होती हैं, जिन्हें हम दमन कर लिया जाता है। तो इन्होंने अचेतन के अध्ययन की दो विधियां की। एक्चुअली इनका जो मनोविश्लेषणवाद था, साइको एनालिसिस मेथड, ये पूरा का पूरा मानसिक रोगों के निदान और उपचार की विधियों से संबंधित था। तो इन्होंने अचेतन के उपचार की, किसके? अचेतन, जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन के उपचार की दो विधियां दी, जिनमें पहला था मुक्त साहचर्य और दूसरा था स्वप्न विश्लेषण विधि। कौन कौन सी विधि थी? एक तो थी मुक्त साहचर्य और दूसरी थी स्वप्न विश्लेषण विधि। मुक्त साहचर्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री एसोसिएशन। इसमें क्या करते थे? एक्चुअली सिगमंड फ्राइड हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त युवतियों का इलाज करते थे। तो पहले जब ये युवतियों का इलाज करते थे तो पहले वो हिप्नोटिज्म करते थे और हिप्नोटिज्म करने के बाद वो उससे बातें पूछते जाते थे और जो इनका सब्जेक्ट या पेशेंट होता था वो अचेतन में छिपी हुई अपनी इच्छाओं, जो उसकी दमित इच्छाएं होती थी, जो संग्रहित इच्छाएं होती थी, उसको वो बता देता था और उसके बाद क्या होता था कि पेशेंट ठीक हो जाता था। लेकिन इन्होंने एक बात नोट की कि जो हिप्नोटिज्म या सम्मोहन करके ये पेशेंट को ठीक करते हैं तो पेशेंट ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसको यह याद नहीं रहता कि वो किस तरह ठीक हुआ था और कालांतर में चलकर काफी दिनों बाद दोबारा से उसको समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे सम्मोहन करना या हिप्नोटिज्म करना कम कर दिया और इन्होंने उसकी जगह एक विधि को अपनाया जिसको बोलते थे फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य। इसमें क्या करते थे? अपना जो पेशेंट होता था उसके साथ ये रैपोर्ट स्थापित करते थे और धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण संबंध बना लेते थे और उससे बातें करने के लिए कहते थे। और जब वो बातें करता था और विश्वास हो जाता था उसको, तो अपने मन की गहराई में, अपने अचेतन में छिपी हुई बातों को वो बाहर निकाल देता था और उसके बाद जो उसका असामान्य व्यवहार था, जो चेतन में घटित होता था लेकिन उसका कारण अचेतन में दमित इच्छाएं होती थी, वो उसका असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार में बदल जाता था। इसलिए इसको इन्होंने कहा मुक्त साहचर्य या फ्री एसोसिएशन। दूसरी विधि थी इनकी स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस। ये क्या करते थे? सपनों का विश्लेषण करते थे। ये मानते थे कि प्राणी जो सपने देखता है वो उसके अतीत से संबंधित होते हैं और सपने, उनका उद्देश्य क्या होता है, वो किन घटनाओं से संबंधित होते हैं, इन सब का विश्लेषण करते थे और उन स्वप्न विश्लेषण के आधार पर ये बातों को निकालते थे कि जो पेशेंट है उसके अचेतन में कौन कौन सी बातें छिपी हो सकती थी। इस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन के अध्ययन के लिए दो प्रकार की विधियों का सहारा लिया, एक मुक्त साहचर्य और दूसरी थी स्वप्न विश्लेषण विधि। पहली थी मुक्त साहचर्य और दूसरी थी स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन। अब इन्होंने दो पुस्तकें लिखी। पुस्तकें तो शोध प्रबंध इन्होंने बहुत प्रकाशित किए थे, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये यहूदी परिवार से संबंध रखते थे और जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा कर लिया तब इनको वहां से ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा इंग्लैंड की तरफ। तो वो इस
शर्त पे इनको देश से निकलने की इजाजत दी गई कि अपने सारे शोध प्रबंध और अपने जितने भी रिसर्च पेपर है इनके, और जितने भी इनकी थीसिस हैं और जितना भी इनके आर्टिकल्स हैं उस सबको जला देंगे। तो उस सबको इन्होंने जला दिया, लेकिन फिर भी इनकी पुस्तकें जो हमें मिलती हैं, और एक पुस्तक तो इनका ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो, क्या नाम है इस पुस्तक का? इस पुस्तक का नाम है ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो। दूसरी पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। दूसरी क्या पुस्तक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इस तरह से इनकी दो किताबें बहुत फेमस हैं। एक तो ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो। मैंने आपको बताया कि इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन चीजें मानते थे व्यक्तित्व की संरचना में, क्योंकि पर्सनालिटी को डायनामिक मानते थे कि पर्सनालिटी एक डायनामिक एस्पेक्ट है, और उसमें ये तीन चीजें मानते थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता था अचेतन में होता था, जिसमें हमारी नैसर्गिक और पार्श्विक प्रवृत्तियां विद्यमान होती थी। तो उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी पहली, ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो। दूसरी थी इनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें सपनों का विश्लेषण करते थे और उन ड्रीम एनालिसिस के आधार पर ये व्यक्ति के अनकॉन्शियस में छिपी हुई जो उसकी डिजायर होती थी, जो उसकी इच्छाएं होती थी, दमित इच्छाओं को बाहर निकालते थे, जिससे उसका असामान्य व्यवहार ठीक हो जाता था। और इनका जो पूरा सिद्धांत था वो लिबिडो पर आधारित था। लिबिडो यानी काम भावना, यानी सेक्स इंस्टिक्ट। तो इनका जो पूरा सिद्धांत था वो लिबिडो पर आधारित था। लिबिडो यानी सेक्स इंस्टिक्ट, लिबिडो यानी सेक्स इंस्टिक्ट, इसमें ये मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल था। तो सिगमंड फ्रायड का पूरा सिद्धांत लिबिडो पर आधारित था। लिबिडो यानी काम वासना या काम भावना, और इसको इन्होंने कहा सेक्स इंस्टिक्ट। और ये कहते थे कि जो सहज हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है, उसका जो ऊर्जा बल होता है सॉरी, उसका जो ऊर्जा बल होता है वो होता है लिबिडो। इसी लिबिडो का विकास अलग अलग अवस्थाओं में होता है। इन अवस्थाओं को इन्होंने कहा मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। और इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई, तो 5 अवस्थाएं बताई। ये 5 अवस्था आप याद कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट में याद कर लीजिए, OAPLG। ओ यानी ओ से बनता है ओरल, पी ओ के बाद आता है ऐसे ए से बनता है एनल, उसके बाद आता है पी से बनता है फैलिक, और उसके बाद आता है एल से बनता है लेटेंसी, और उसके बाद आता है जी से बनता है जेनिटल। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली अवस्था थी ओरल, दूसरी अवस्था थी एनल, तीसरी अवस्था थी फैलिक, चौथी अवस्था थी लेटेंसी, और 5वीं अवस्था थी जेनिटल। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं थी। अब देखो ओरल, जैसा कि ओरल, इसकी समय अवधि थी 0 से 2 वर्ष तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक इसकी समय अवधि थी। उसके बाद आती है एनल, एनल की समय अवधि थी 2 से 4 वर्ष तक। और उसके बाद आती है फैलिक, फैलिक की थी 4 से 6 वर्ष तक। और उसके बाद आती है लेटेंसी, इसकी अवधि थी 6 से 12 वर्ष तक। और उसके बाद थी जेनिटल, जेनिटल किशोरावस्था में, यानी 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। ओरल जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती थी, इसमें जो लिबिडो था, जो सेक्स इंस्टिक्ट था, वो मुख के द्वारा होता था। नाम से ये ओरल यानी मुख के द्वारा सेक्स इंस्टिक्ट यानी लिबिडो की पूर्ति होती थी। और इसमें बच्चे द्वारा माता का स्तन चूसकना, अंगूठा चूसना, काटना, हर चीज को मुंह में डालना, ये सब रिएक्शन सम्मिलित होते थे। उसके बाद दूसरी आ गई एनल, ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती थी। और इस मुख और लिंग इसके उत्तेजित क्षेत्र होते थे। मुख और लिंग एनल के उत्तेजित क्षेत्र होते थे। उसके बाद आती थी फैलिक, फैलिक यानी ये 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती थी। और इसमें इसी अवस्था में यानी तीसरे नंबर की फैलिक अवस्था में सिगमंड फ्रायड ने 2 विवादास्पद कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किए। एक तो था ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो इन्होंने क्या कहा, सिगमंड फ्रायड ने, इन्होंने कहा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास फैलिक स्टेज में होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास भी फैलिक स्टेज में होता है। यानी तीसरे नंबर की अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है।
ओडिपस क्या होती है? ओडिपस होती है पुत्र की पिता के प्रति घृणा घृणा ग्रंथि और माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाली ग्रंथि को ओडिपस कहा गया। मैंने क्या कहा है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी पुत्र की पिता के प्रति घृणा ग्रंथि और माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाली होती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी पुत्र की माता के प्रति घृणा ग्रंथि और पिता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाली ग्रंथि होती है। यानी इडिपस कॉम्प्लेक्स के अधीन ही होकर एक बेटा अपनी मां के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत एक पुत्री अपने पिता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। इसके बाद चौथी अवस्था आती है लेटेंसी। लेटेंसी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है और इसमें क्या होता है, इसमें जेंडर के अनुसार जो प्राणी होता है वो कार्यों में संलग्न हो जाता है। यानी बच्चे पुरुषोचित कार्यों में रुचि लेते हैं, बालक वो पुरुषोचित कार्यों में रुचि लेते हैं और जो बालिकाएं होती हैं वो स्त्रियों के कार्यों में रुचि लेने लगती है। उसके बाद आता है जेनिटल ये किशोर अवस्था में एडोलसेंस में होती है और इसमें सुपर ईगो का विकास होता है। मैंने आपको बताया था इड ईगो सुपर ईगो 3 होते हैं। जो सुपर ईगो होता है वो नैतिक विकास का समर्थन करता है और जो मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियां होती हैं वो अचेतन में होती है, उनको बाहर आने से रोकता है। वो कौन रोकता है? सुपर ईगो। यानी सुपर ईगो नैतिक विकास का नैतिकता का समर्थन करता है, मोरल वैल्यूज का समर्थन करता है। और जेनिटल जो किशोरावस्था में एडोलसेंस में प्रारंभ होती है, इसी में बालक यौन व्यवहार में पदार्पण कर लेता है। तो अगर हम सिगमंड फ्राइड के पूरे सिद्धांत को देखें और उनकी कुछ शब्दावली को समझें तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा था, एक तो इरोस और एक थैनाटोस। इरोस कहते थे लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन से संबंधित होती थी और थैनाटोस डेथ इंस्टिंक्ट यानी मृत्यु से संबंधित होती थी। और मजे की बात देखिए, सिगमंड फ्राइड ने इन दोनों मूल प्रवृत्तियों का, सहज प्रवृत्तियों का सामने अपने जीवन में भली भांति किया। जहां वो प्रसिद्धि के शिखर पर गए, वहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी लड़की को टॉर्चर होते देखा और वो बाद में इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर उनको कैंसर हुआ और कैंसर से ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहते थे कि सहज प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इरोस जो लाइफ इंस्टिंक्ट होती है और ये निर्माण करती है, और दूसरी होती है थैनाटोस जो डेथ इंस्टिंक्ट होती है और ये विध्वंस से संबंधित है। यानी इरोस तो निर्माण से संबंधित हो गई और थैनाटोस विध्वंस से संबंधित हो गई। और लिबिडो सेक्स इंस्टिंक्ट, इस पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया। सिगमंड फ्राइड का पूरा सिद्धांत लिबिडो पर आधारित था। लिबिडो मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल था। वो कहते थे कि मनोलैंगिक विकास की जो 5 अवस्थाएं हैं वो लिबिडो पर आधारित है और जो कुछ भी होता है, जो भी अचेतन में हमारी इच्छाएं दबती हैं, दमित इच्छाएं होती है जिनका हम दमन कर लेते हैं, वो सब लैक ऑफ लिबिडो के कारण होता है। और एक चीज और ये प्रश्न पूछा भी गया, नर्सिज्म का मतलब होता है आत्म प्रेम की स्थिति, स्वयं से प्रेम करना। उस स्थिति को सिगमंड फ्राइड ने नर्सिज्म कहा। और सिगमंड फ्राइड ये कहते थे कि इड, ईगो और सुपर ईगो जो हमारी डायनामिक पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट होते हैं, अगर इन तीनों में संतुलन होगा तो मनुष्य का जो जीवन होगा वो समायोजित होगा, वेल एडजस्टेड होगा। और अगर इड, ईगो और सुपर ईगो में संतुलन नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन कुसमाजित होगा। तो अब ये मनुष्य को समाजित करने के लिए ईगो कार्य करता है, लेकिन कहां? अचेतन व्यक्ति के अचेतन रूप में ईगो के बचाव हेतु डिफेंस मैकेनिज्म प्रयुक्त होता है। मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म यानी समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई। और ये कहते थे कि इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन बिठाने के लिए व्यक्ति के अचेतन रूप में ईगो के बचाव हेतु डिफेंस मैकेनिज्म को मनुष्य अपना लेता है। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्राइड का पूरा सिद्धांत लिबिडो पर आधारित है। इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इसकी बात इन्होंने की है। इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसकी इन्होंने बात की है। मनोलैंगिक की 5 अवस्थाएं बताई हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। इनको याद रखो, इनके
टाइमिंग पीरियड्स याद रखो। पुस्तक इनकी ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और अचेतन के अध्ययन की दो विधियां, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। और इन्होंने मन की तुलना आइसबर्ग से की और इन्होंने कहा कि जो अचेतन होता है वो 7/8 भाग होता है और जो चेतन होता है वो 1/8 भाग होता है। सुपर ईगो को इन्होंने नैतिकता का समर्थन कहा और ईड को इन्होंने आनंद के नियम द्वारा संचालित बताया और वो इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, तुरंत संतुष्टि चाहता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का पहला व्यवस्थित सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया और सिगमंड फ्राइड को मानसिक मन और मस्तिष्क का जासूस भी कहा जाता है। इन्होंने क्या था सिगमंड फ्राइड ने, इन्होंने मन या मस्तिष्क की जासूसी की। ये केवल एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से सोचा। और बहुत इनकी आलोचना भी होती है कि इन्होंने लिबिडो पर, सेक्स इंस्टिंक्ट पर ज्यादा बल दिया और इनके जो समर्थक थे एक एक करके बाद में इनसे अलग होते चले गए। लेकिन आज भी मनोविश्लेषण सिद्धांत का अपना महत्व मनोविज्ञान में बना हुआ है। धन्यवाद।